today is our last video for this chapter number 2 और आज की वीडियो में हम ड्रॉबैक देखेंगे. व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस और कुछ हम न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करेंगे जो कंसेप्ट मैं आपको पढ़ा चुका हूँ. डायमेंशन एनालिसिस के ऊपर कुछ मिक्स्ड क्वेश्चन देखेंगे, एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा. फिर आपको प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स की, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करने हैं आपको इसके ऊपर. ओके, सो व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ डायमेंशन एनालिसिस. देखिए, डायमेंशन एनालिसिस का सबसे बड़ा पहला ड्रॉबैक क्या है स्टूडेंट्स. डायमेंशन एनालिसिस केवल उन क्वांटिटीज के लिए लगाया जा सकता है जिसका रिलेशन जो है वो प्रोडक्ट टाइप है. अगर एक फिजिकल क्वांटिटी है, सपोज स्टूडेंट्स P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर a, y टू द पावर b, z टू द पावर c, तो आप केवल इसी तरीके के रिलेशन निकाल सकते हैं इसमें जिसमें प्रोडक्ट इन्वॉल्व है. बट यू कैन नॉट डिराइव दोज रिलेशन विच कंटेन्स a plus or minus in them, in which there is an addition or subtraction in them. जैसे स्टूडेंट s is equal to ut plus half at square, ये इक्वेशन आप कभी डिराइव नहीं कर सकते डायमेंशन एनालिसिस से. इसमें एक प्लस साइन है. सो यू कैन डिराइव ओनली दोज रिलेशन विच आर ऑफ प्रोडक्ट टाइप. आप केवल वही रिलेशन इससे निकाल सकते हैं जो कि प्रोडक्ट टाइप के हैं. ओके, सो फर्स्ट ड्रॉबैक इज we can not derive relations which contain addition or subtraction. तो स्टूडेंट हम उन रिलेशन को नहीं निकाल सकते हैं जिसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है. दूसरी बात देखिए, we cannot find the value of dimensional constant in our relation. अगर स्टूडेंट हमारे रिलेशन में कोई डायमेंशनलेस कांस्टेंट आ रहा है तो हम उसको कभी भी फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस. जैसे हमें पता है स्टूडेंट काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, हाफ mv² होता है. हम सबको पता है काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है. तो अगर आप डायमेंशन एनालिसिस अप्लाई करते हैं देन यू कैन फाइंड काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू mv². आप यहां तक तो निकाल लोगे, लेकिन इस हाफ के फैक्टर को कभी नहीं निकाल सकते डायमेंशन एनालिसिस से. डायमेंशन एनालिसिस से जितने भी डायमेंशनलेस कांस्टेंट आएंगे उनको कभी आप डायमेंशन एनालिसिस से नहीं निकाल सकते. तो ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इसका. सो वी कैन नॉट फाइंड डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स in a relation using dimensional analysis. तो डायमेंशनल एनालिसिस से आप उन कॉन्स्टेंट्स को भी नहीं निकाल सकते. जैसे एग्जांपल के रूप में आप हाफ का फैक्टर नहीं निकाल सकते हो. तो ये दो इसके ड्रॉबैक हो गए. तीसरा ड्रॉबैक देखिए, इफ डायमेंशंस आर गिवन then we cannot uniquely determine the physical quantity. अगर हमें डायमेंशंस दी हुई हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि ये इस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन दी हुई है, क्योंकि स्टूडेंट एक पर्टिकुलर डायमेंशंस जो हैं वो दो फिजिकल क्वांटिटी की सेम हो सकती हैं. जैसे मैं आपको कहूँ डायमेंशन दी हुई है ml2 t-2, तो स्टूडेंट ये डायमेंशन एनर्जी की भी हो सकती है और ये डायमेंशन टॉर्क की भी हो सकती हैं. तो अगर आपको डायमेंशन दी हुई है देन यू कैन नॉट यूनिकली डिटरमाइन द फिजिकल क्वांटिटी कि किसकी ये डायमेंशन है, आप नहीं बता सकते हो. सो वी कैन नॉट यूनिकली डिटरमाइन द फिजिकल क्वांटिटी if dimensions are given. Example, ml2 t-2 is dimension 4, energy as well as torque. Okay, तो ये इन दोनों की डायमेंशंस होती हैं ml2 t-2. You cannot uniquely determine them. Fine. Fourth drawback is
we cannot derive relation for a physical quantity which depends on physical quantities which are having the same dimension. अगर एक physical quantity students कुछ ऐसी quantities पे dependent है जिनकी dimension same है तो हम उनके बीच में relation नहीं निकाल सकते हैं. So we cannot derive a relation for a physical quantity which depends on quantities having similar dimensions. तो स्टूडेंट अगर फिजिकल क्वांटिटी कुछ ऐसी क्वांटिटीज पे डिपेंडेंट है जिनकी डायमेंशन सेम है तो आप उसका यूनिकली रिलेशन नहीं निकाल सकते, उनके बीच में रिलेशन निकालना मुश्किल होगा. तो ये स्टूडेंट आपकी फोर्थ ड्रॉबैक है. लास्ट ड्रॉबैक देखिए, फिफ्थ ड्रॉबैक. जब भी आप कोई रिलेशन निकालते हैं तो उस रिलेशन के अंदर एम, एल और टी जो आपकी मैकेनिकल क्वांटिटीज हैं वो मास, लेंथ और टाइम पे डिपेंडेंट होती हैं. तो आपको 3 इक्वेशन मिलती थी और 3 इक्वेशन से आप 3 वेरिएबल निकाल सकते हो. तो इसका मतलब स्टूडेंट अगर एक फिजिकल क्वांटिटी 3 से ज़्यादा क्वांटिटीज पे डिपेंडेंट है, ओके, तो आप उसके लिए रिलेशन नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि आपके पास 4 इक्वेशन होनी चाहिए 4 वेरिएबल सोल्व करने के लिए. सो इफ अ मैकेनिकल क्वांटिटी depends on more than 3 physical quantities, we cannot derive the relation. Between them. देखिए स्टूडेंट कैसे मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे मान लो ये कोई क्वांटिटी है x और ये प्रोपोर्शनल है y टू द पावर a, z टू द पावर b, सम t टू द पावर c. ऐसे 3 क्वांटिटीज पे डिपेंडेंट है. तो जब आप सोल्व करते थे तो इसमें आता था MLT. तो इससे m के लिए एक इक्वेशन बनती थी ABC में, फिर L के लिए एक इक्वेशन बनती थी, T के लिए एक इक्वेशन बनती थी. तो 3 आपकी इक्वेशन बन जाती थी और 3 ही वेरिएबल होते थे ABC, तो उनको इजीली सोल्व कर लेते थे. लेकिन अब सपोज स्टूडेंट्स x इज प्रोपोर्शनल टू y टू द पावर a, z टू द पावर b, t टू द पावर c और सम x टू द पावर और सम w टू द पावर d. ऐसे 4 हमारे पास आ गए. ये 4 फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है. तो अब आपके पास MLT तो वही रहेगा, MLT आएगा, इसमें MLT, इसमें सब में MLT आएगा. तो 3 आपके पास इक्वेशन बनेंगी, लेकिन आपको कितने वेरिएबल सोल्व करने हैं? 4. तो 3 इक्वेशन से 4 वेरिएबल कैसे सोल्व कर पाओगे? तो इसीलिए स्टूडेंट आप इस तरीके के जो रिलेशन है इनको नहीं निकाल पाओगे. आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 का डिपेंडेंस निकाल सकते हो फॉर मैकेनिकल क्वांटिटीज स्टूडेंट जो आप मैकेनिक्स के अंदर यूज़ करते हो, जिनके अंदर मास, लेंथ और टाइम आता है. ठीक है, तो कुल मिला के स्टूडेंट आपको उतनी ही इक्वेशंस चाहिए जितने आपके पास वेरिएबल हैं अगर आपको यूनिकली रिलेशन डिटरमाइन करना है. तो आइए स्टूडेंट एक दो न्यूमेरिकल देखते हैं. अब हम जो डायमेंशन एनालिसिस हमने पढ़ा है उसके ऊपर देखिए. इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है इफ E, M, J एंड G डिनोट्स एनर्जी, मास, एंगुलर मोमेंटम एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, देन EJ स्क्वायर बाय M टू द पावर 5 G स्क्वायर हैज डायमेंशंस ऑफ. 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको बताना है कि कौन सा इनमें से करेक्ट है. लेंथ, एंगल, मास, टाइम. आपको बताना है स्टूडेंट इस क्वांटिटी की जो ये लिखी हुई है इसकी डायमेंशन जो है वो इनमें से किसकी डायमेंशन के बराबर होंगी. तो इसको सोल्व करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले तो आपको डायमेंशनल फॉर्मूले याद होने चाहिए. याद कर लो उनको. जैसे स्टूडेंट्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला होता है m टू द पावर -1 L3 t टू द पावर -2 और एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला होता है ml² t-1 और एनर्जी का स्टूडेंट्स एनर्जी का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है ml2 t-2. एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला ml2 t-2 और मास स्टूडेंट्स m तो मास है, मास का डायमेंशन फॉर्मूला m. तो आइए अब इस क्वांटिटी को मैं लिख देता हूं EJ² डिवाइड बाय
m टू द पावर 5 g स्क्वायर। अगर मैं इसकी डायमेंशंस लिखूंगा स्टूडेंट, अगर मैं इसकी डायमेंशन लिखूंगा तो एनर्जी की डायमेंशन ml2t-2। उसके बाद देखिए j स्क्वायर है, मतलब एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन का स्क्वायर कर देना है। तो अगर मैं स्टूडेंट्स इसका स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा m स्क्वायर l टू द पावर 4, क्योंकि स्क्वायर करोगे तो l स्क्वायर का स्क्वायर कितना होगा 4, t टू द पावर -1 स्क्वायर करोगे तो -2 हो जाएगा। आप एक बार खुद से इसको करके देखना, m स्क्वायर l4 t टू द पावर -2 ये आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट डिवीजन में लिखा हुआ है, देखिए डिवीजन में है m टू द पावर 5, मास की पावर आपने कर दी 5, g स्क्वायर m टू द पावर 5, और उसके बाद लिखा हुआ है g स्क्वायर, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का स्क्वायर करना है। तो आइए अब इसका स्क्वायर करते हैं। देखिए m टू द पावर -1 इंटू 2 दैट इज m टू द पावर -2। उसके बाद l टू द पावर 3 का स्क्वायर करेंगे तो l टू द पावर 6, t टू द पावर -2 का स्क्वायर करेंगे -4। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट। अब देखते हैं क्या कैंसिल आउट हो रहा है। तो सबसे पहले देखिए आप m स्क्वायर है यहाँ पे स्टूडेंट्स, और यहाँ पे कितना है m, तो m स्क्वायर प्लस m टू द पावर 3। उसके बाद देखिए l स्क्वायर है, यहाँ पे 4 है तो l टू द पावर 6, 2 + 4 6, t टू द पावर -2, t टू द पावर -2, तो t टू द पावर -4। तो ऊपर तो ये आ गया स्टूडेंट्स। नीचे यहाँ पे देखिए m टू द पावर 5 और यहाँ पे m टू द पावर -2 है, तो -2 और 5 कितना बचेगा m टू द पावर 3, देन l टू द पावर 6, t टू द पावर -4। तो ये पूरा कैंसिल आउट हो गया स्टूडेंट। ये क्वांटिटी क्या आ गई, डायमेंशनलेस। दिस क्वांटिटी इज डायमेंशनलेस, ये होल क्वांटिटी डायमेंशनलेस आ गई। इनमें से कौन सी क्वांटिटी डायमेंशनलेस है, एंगल, बिल्कुल ठीक, एंगल डायमेंशनलेस। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी, दैट इज एंगल। ओके, देखिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ है इन ए सिस्टम ऑफ यूनिट्स 1 यूनिट ऑफ मास इज इक्वल टू 2 किलोग्राम। आपको पहला सिस्टम तो जो दे रखा है स्टूडेंट दैट इज एसआई सिस्टम, क्योंकि न्यूटन लिखा हुआ है, दूसरा यहाँ पे मुझे पता लग रहा है किलोग्राम, मीटर और सेकंड की बात हो रही है। तो एक सिस्टम तो एमकेएस दे रखा है, दूसरा कोई सिस्टम है स्टूडेंट्स, हमें नहीं पता कौन सा सिस्टम है, लेकिन उस सिस्टम के अंदर 1 यूनिट मास की 2 किलोग्राम के बराबर है, 1 यूनिट लेंथ की 5 मीटर के बराबर है और 1 यूनिट टाइम की 5 सेकंड के बराबर है। आपको बताना है कि 1 न्यूटन, जो 1 न्यूटन है स्टूडेंट वो क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो आपको कुल मिला के बताना है 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच यूनिट्स, आपको निकालना है 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच यूनिट्स इन दैट सिस्टम। तो स्टूडेंट्स फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करते हैं आप, फॉर्मूला जो अप्लाई करते हैं दैट इज n1u1 इज इक्वल टू n2u2, और यू कैन से n1 m1 टू द पावर a, l1 टू द पावर b, t1 टू द पावर c इज इक्वल टू n2 m2 टू द पावर a, l2 टू द पावर b, t2 टू द पावर c। तो ये आप फॉर्मूला यूज कर लेंगे। और यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूला किसका यूज करूंगा, डायमेंशन फॉर्मूला फोर्स का यूज करूंगा मैं। फोर्स का इसीलिए करूंगा क्योंकि न्यूटन में दे रखा है, फोर्स की है ये, ऐसा यूनिट किसकी होती है, ये फोर्स की होती है, तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला यूज करूंगा। तो मुझे स्टूडेंट एक सिस्टम में 1 न्यूटन दिया हुआ है, 1 न्यूटन, तो न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आ गई 1, और फोर्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है दैट इज mlt-2, m1 l1 t1-2 इज इक्वल टू n2 आपको निकालना है न्यूमेरिकल वैल्यू दूसरे सिस्टम में, m2 l2 t2 टू द पावर -2, फोर्स की डायमेंशन लिख दी मैंने दूसरे सिस्टम में। अब देखिए ये 1 एज इट इज हो गया। अब एसआई सिस्टम में मास को किलोग्राम में लेते हैं, लेंथ को मीटर में लेते हैं, टाइम को सेकंड में लेते हैं। तो मैंने मास को किलोग्राम में ले लिया, लेंथ को कन्वर्ट कर दिया, टाइम को सेकंड में ले लिया, इज इक्वल टू n2। तो स्टूडेंट अब आपको ये मास जो दिया हुआ है यहाँ पे दूसरे सिस्टम में, 1 यूनिट मास 2 किलोग्राम के बराबर है, 2 किलोग्राम, और लेंथ जो स्टूडेंट वो 5 मीटर के बराबर है, और फिर आपको टाइम दिया हुआ है वो 5 सेकंड के बराबर है। सो 1/5 सेकेंड होल स्क्वायर, ये मैं लिख सकता हूँ इसको। 1/5 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे -2 है, तो -2 जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगी, जब आप उसको डिनोमिनेटर में लेके जाओगे तो +2 हो जाएगा। ओके, तो मैं इसको लिख देता हूँ 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू n2। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे, 1 5 से 1 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2/5 बच जाएगा यहाँ पे, 2/5 किलोग्राम
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो गया इससे, तो n2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/2 के बराबर आ गई n2 की वैल्यू। बस स्टूडेंट्स अब दोबारा इसको रीराइट कर लो। दिस इंप्लाइज 1 न्यूटन इज इक्वल टू 5/2 यूनिट। तो आंसर क्या हो गया स्टूडेंट, फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो गया आपका 5/2 यूनिट। देखिए स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन डायमेंशन एनालिसिस से, द फ्रीक्वेंसी f of a stretched string depends on its length L, mass per unit length m, mass per unit length ध्यान देना है, ये m मास नहीं है, mass per unit length है, टेंशन T, टेंशन की डायमेंशन फोर्स के बराबर होती है, टेंशन T in the string, find the expression for frequency, आपको फ्रीक्वेंसी का रिलेशन निकालना है। तो मैंने स्टेप वाइज आपको सिखाया था। स्टेप वाइज सबसे पहले हम क्या करते थे, लेट हम एज्यूम कर लेते थे, लेट फ्रीक्वेंसी एफ बी प्रोपोर्शनल टू, फ्रीक्वेंसी एफ बी प्रोपोर्शनल टू लेंथ टू द पावर ए, मास पर यूनिट लेंथ m टू द पावर b एंड टेंशन t टू द पावर c, हम ये एज्यूम कर लेते थे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, अब इसके बाद जो स्टेप होता था फ्रीक्वेंसी, दिस इंप्लाइज फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो इक्वल टू सम कांस्टेंट विच इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट k, l टू द पावर a, m टू द पावर b और t टू द पावर c। अब दोनों तरफ डायमेंशंस ले लेंगे हम। सो इक्वेटिंग बोथ साइड डायमेंशनली, इक्वेटिंग बोथ साइड्स dimensionally, equating both sides dimensionally, I can write dimensions of f is equal to dimensions of, देखिए k की तो कोई डायमेंशन है नहीं, l to the power a, m to the power b and t to the power c। अब देखिए स्टूडेंट्स, दिस इंप्लाइज फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो इसकी डायमेंशन होती है t to the power -1, m0 l0 t to the power -1। फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन लिख दी है, किसके बराबर है, लेंथ टू द पावर a, तो l टू द पावर a, ठीक है। नेक्स्ट मास पर यूनिट लेंथ, आप इसमें सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं, ये मास नहीं है, मास पर यूनिट लेंथ है, तो ml -1 मास पर यूनिट लेंथ टू द पावर b। नेक्स्ट स्टूडेंट टेंशन का कितना होगा डायमेंशन फॉर्मूला, mlt -2, फोर्स के डायमेंशन फॉर्मूला के बराबर होगा, mlt -2। तो अब कंबाइन कर लो, लेफ्ट हैंड साइड में t टू द पावर -1, राइट हैंड साइड में है, देखिए l टू द पावर a, l टू द पावर -b। सबसे पहले मास ले लेते हैं, सो m टू द पावर b, m टू द पावर c, सो m टू द पावर b प्लस c, ये ले लिया मैंने। उसके बाद देखिए लेंथ की पावर यहाँ पे कितनी है, l टू द पावर a, l टू द पावर -b, सो l टू द पावर a -b और यहाँ पे प्लस c। नेक्स्ट t टू द पावर -2c ओनली, एक ही जगह है -2c। तो स्टूडेंट ये आपके पास आ गया। अब क्योंकि ये दोनों साइड बराबर हैं तो इनकी जो पावर्स हैं वो भी बराबर होनी चाहिए, तो मैं दोनों साइड को डायमेंशनली इक्वेट कर देता हूँ। So I can write students, comparing both sides, अगर दोनों साइड को कंपेयर करेंगे तो स्टूडेंट इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, m0 l0, ये भी तो लिख सकता हूँ ना, क्योंकि m0 l0 वो 1 ही आ जाना है, t टू द पावर -1। सो यहाँ पे मास की पावर कितनी है 0 और यहाँ पे कितनी है b प्लस c। So I will get students b plus c is equal to 0. Next, a minus b plus c is equal to 0. Again, -2c is -1. तो स्टूडेंट सबसे पहले तो इसको सोल्व करके हमारे पास आ गया c is equal to 1/2। इसको यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप एक काम करो, इन दोनों इक्वेशन को, इसको c को यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c अगर हाफ है तो b कितना आ जाएगा -12। b की वैल्यू अगर -12 आ गई तो इस इक्वेशन में पुट कर लो, a -12 प्लस हाफ इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट 0।
तो इसका मतलब A 0 है, B -½ है, C ½ है। सो हम नेक्स्ट क्या करते हैं स्टूडेंट, री राइटिंग द एक्सप्रेशन। सो वी कैन री राइट द एक्सप्रेशन, रीराइटिंग द एक्सप्रेशन। क्या लिखेंगे स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू, फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू, और यू कैन से क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू k टू द पावर k, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू k L टू द पावर a, बट a कितना है 0। नेक्स्ट मास पर यूनिट लेंथ टू द पावर b, लेकिन b कितना आया है -½ टेंशन T टू द पावर C कितना है ½ तो स्टूडेंट ये आ जाएगा आपके पास F इज इक्वल टू, फ्रीक्वेंसी F इज इक्वल टू K, L तो आएगा नहीं, L टू द पावर 0 1 हो गया, ये नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में, पावर इसकी ½ हो जाएगी, सो T/m√। तो स्टूडेंट ये रिलेशन आ गया, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू K इंटू √ टेंशन अपॉन मास पर यूनिट लेंथ। तो ये रिलेशन आपका आ गया यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस।